नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मानव एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मैं बल्लूराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल। तो जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद में जो जनसंख्या वितरण है और घनत्व है, इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो जनसंख्या वितरण हमारे संपूर्ण पृथ्वी तल पर या धरातल पर या संसार पर जो मानव निवास है, कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो मानवीय निवास है या लोगों का रहना है वो छितरा हुआ है, बिखरा हुआ है। इस बिखरे हुए मानवीय निवास या जनसंख्या के बिखरे हुए प्रतिरूप को या स्वरूप को जनसंख्या वितरण के नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। इसी तरीक़े से जनसंख्या घनत्व, तो आप संक्षेप में हम देख लेते हैं कि घनत्व क्या है। कि किसी वस्तु का जब हम वितरण करते हैं तो कहीं बिखराव है वो कम पाया जाता है, कहीं पर अधिक पाया जाता है। तो ये वितरण जहाँ पर अधिक होता है वहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व, और जहाँ पर कम होता है वहाँ पर कम घनत्व होता है। तो इसी तरीक़ा से जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व, और जहाँ पर कम पाई जाती है वहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व। तो इस तरीक़ा से हम सामान्य तौर से हम इनको देख सकते हैं। अब एक वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीक़ा से हम देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या है, उसे हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। सूत्र के तौर पर भी हम इसे आगे जो वीडियो आएंगी उनमें हम बता देंगे। मौखिक तौर से मैं आपको बता देता हूँ कि कुल जो जनसंख्या है उसमें कुल क्षेत्रफल का हम भाग दें तो जो घनत्व निकलेगा वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, यह किसी क्षेत्र का भी जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसी तरीक़ा से किसी क्षेत्र विशेष में कितनी जनसंख्या है वो इनका वितरण हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अलग से विश्लेषित भी करेंगे, परंतु आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात जनसंख्या घनत्व है वो कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। अर्थात किनके ऐसे कौन से कारक है जिनके द्वारा जनसंख्या घनत्व है या वितरण है वो निर्धारित होता है। चलो आओ देखते हैं हम। भूसतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि विश्व की 80% जनसंख्या तो केवल 20% भूभाग में निवास करती है। संपूर्ण विश्व की 80% जनसंख्या है वो तो 20% भाग में ही निवास करती है। इसका विपरीत बाकी जो 20% जनसंख्या है वो विषम परिस्थितियों वाले 80% जो भूभाग है पृथ्वी का उस पर निवास करती है। अब इसे विडंबना से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का जो 20% भूभाग है तो वो मानवीय निवास के अनुकूल है या योग्य है, इसीलिए वहाँ पर संपूर्ण संसार की 80% जनसंख्या केंद्रित है। और इसके विपरीत जो 20% जनसंख्या है वो जो निवास करती है वो उन क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ पर मानव के अनुकूल दशाएँ नहीं हैं। और जब मानव के अनुकूल दशाएँ नहीं है तो ऐसा जो क्षेत्र है वो संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 80% भूभाग है जिसमें मात्र 20% जनसंख्या निवास करती है। तो इन परिस्थितियों की वजह से ही हमारी जनसंख्या के निवास हेतु वितरण है उसमें विविधता पाई जाती है। कहीं पर अधिक पाया जाता है, कहीं पर कम पाया जाता है।
सन 2001 के अनुसार हम देखें तो संपूर्ण विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसी जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो एशिया महाद्वीप का है, जिसमें 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्योंकि एशिया महाद्वीप का अधिकांश जो भूभाग है वो मानवीय निवास के अनुकूल वाली दशाओं के क्षेत्र में विस्तृत है। इसी तरीक़ा से सबसे कम जनसंख्या घनत्व है तो महाद्वीपीय स्तर पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, जो कि मात्र 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक विस्तार है या धरातल है वो तो काफ़ी विस्तृत है, परंतु यहाँ पर मानवीय निवास हेतु जो क्षेत्र है वो काफ़ी सीमित है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जो भूभाग है वही मानवीय निवास हेतु है, बल्कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का संपूर्ण भूभाग है मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व संपूर्ण महाद्वीप का औसत जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संसार में पाई जाने वाली यह विभिन्नता भौगोलिक कारकों के कारण ही पाई जाती है। जो जनसंख्या घनत्व है या वितरण में जो विभिन्नता पाई जाती है वो भौगोलिक कारकों के कारण ही पाई जाती है। फिर भी इन भौगोलिक कारकों के अलावा अन्य जो मूल कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं उन्हें हम आगे जो आरेख है उसके माध्यम से विश्लेषित किया गया है, जैसे हम देखते हैं। इस आरेख के माध्यम से संकेतित किए गए हैं कि ऐसे कौन कौन से मूल कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व के और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से हम इन्हें 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे नंबर 1 है भौगोलिक कारक, नंबर 2 है आर्थिक कारक, नंबर 3 है सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक और नंबर 4 है राजनीतिक कारक। तो ये 4 प्रकार के मुख्य कारक हैं जो हमारी जनसंख्या का जो वितरण है और जनसंख्या का जो घनत्व है उसको संसार के अंतर्गत प्रभावित करते हैं। अब एक एक कारक में भी कुछ उप विभाग किए गए हैं। ऐसे कुछ कारक हैं जो भौगोलिक रूप से हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत सबसे पहले है स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जलापूर्ति और मृदाएं। तो कुल मिला के 5 ऐसे मुख्य भौगोलिक कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसी तरीक़ा से हम आर्थिक कारकों के अंतर्गत देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्थिक कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक कारकों के अंतर्गत सबसे पहले हैं खनिज संसाधन, शक्ति के साधन, यातायात और आर्थिक उन्नति। ये 4 मुख्य ऐसे कारक हैं जो आर्थिक कारक हैं और ये आर्थिक कारक किसी भी क्षेत्र में वहाँ के जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है, इसे भी मुख्य कारक हैं। एक तो धर्म, भाग्यवादिता और सांस्कृतिक परंपराएं। तो ये भी जनसंख्या घनत्व को किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में निर्धारित करती है या प्रभावित करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक के अंतर्गत है कानून, सरकारी नीतियाँ, राजनीतिक अस्थिरता। तो ये 3 मुख्य कारक है राजनीतिक, जिनकी वजह से किसी भी क्षेत्र में या तो जनसंख्या है वो अधिक हो जाती है या फिर किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या है वो कम हो जाती है। तो इस आरेख से हमारी जनसंख्या घनत्व को और वितरण को प्रभावित करने वाले संपूर्ण कारक है उनको हम अंकित कर सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं। अब इनको हम विस्तार से व्याख्या के रूप में हम आगे देखेंगे। उक्त आरेख से में प्रदर्शित कारकों का निम्न प्रकार विस्तार से विश्लेषण किया गया है, अर्थात एक एक जो मुख्य 4 कारक हैं इनके उप विभाग हैं, इनको भी हम विस्तार से विश्लेषित करेंगे। वैसे इस आरेख के अंतर्गत भी मैं आपको समझा दूं, परंतु थोड़ा विस्तार से आप पढ़ भी लेंगे, इसलिए मैं आगे की जो स्लाइड है उनमें इसे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले है भौतिक कारक या भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक
पृथ्वी पर ऐसे कुछ भौगोलिक कारक हैं जिनकी वजह से किसी क्षेत्र विशेष में तो जनसंख्या कम पाई जाती है और जबकि किसी दूसरे क्षेत्र विशेष में जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। जिनमें सबसे पहले है हमारा स्थिति। हमारे पृथ्वी तल पर जितनी भी भौगोलिक स्थिति है वो अपनी विशिष्टता लिए हुए है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर हम उत्तर से दक्षिण की यात्रा करें या पूरब से पश्चिम की यात्रा करें तो हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण जाते समय हमारी जो भौगोलिक विविधता है वो आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएंगी। अब इन भौगोलिक विविधताओं की वजह से ही कहीं पर तो जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, कहीं पर कुछ है, कहीं की स्थिति जो है पहाड़ी है, कहीं की स्थिति है जो मैदानी है, कहीं की स्थिति समुद्र तटीय है, या फिर हम यूँ दूसरे आधार से हम देखें तो जो भौगोलिक स्थिति है वो अक्षांश देशांतरों के आधार पर देखते हैं। तो कोई क्षेत्र है वो तो भूमध्य रेखा के निकट है और कोई क्षेत्र भूमध्य रेखा से बिल्कुल दूर है, अर्थात ध्रुवीय बिंदुओं के पास है। तो इन ध्रुवीय बिंदुओं के पास में और भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उनके पास में जो भूभाग है उनमें काफ़ी विविधता आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो वनस्पति की विविधता हो, चाहे भू आकृतिक विविधता हो, या धरातलीय विविधता हो, या जलवायु की विविधता हो। इन्हीं विविधताओं की वजह से जो क्षेत्र विशेष है वो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो क्षेत्र विशेष का जो विविधता है या स्थिति है उसमें परिवर्तन आता जाएगा और स्थिति में परिवर्तन के अकॉर्डिंग ही वहाँ की जो दशाएं हैं वो मानव के निवास योग्य रहेंगी। अब संक्षिप्त में मैं आपको समझा दूं कि जैसे भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के पास में जो मानव निवास के योग जो दशाएं हैं वो जटिल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, तापमान भी अधिक होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो वन है, जंगल है वो भी सघन पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास बहुत कम ही मात्रा में पाया जाता है। इसी तरीक़ा से हम ध्रुवीय क्षेत्रों की हम देखें तो ध्रुवीय जो क्षेत्र है उनके चारों ओर शीत कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात जो ठंड है वो बहुत अधिक पड़ती है और अधिक ठंड की वजह से वहाँ पर मानवीय निवास के योग अनुकूल दशाएं नहीं है। अब आपको स्पष्ट तौर से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब ध्रुवीय क्षेत्रों में मानव निवास योग्य दशाएं कम है, भूमध्य रेखा के पास में मानवीय निवास योग्य दशाएं कम है, तो स्पष्ट होता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के मध्य का अर्थात जैसे हम मध्य अक्षांश कहें या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहें, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहें, तो ये जो क्षेत्र है वही अधिकांश जनसंख्या के निवास के योग्य है। तो यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व है या वितरण है वो कम पाया जाता है, जबकि अधिकांश जनसंख्या घनत्व है और वितरण है वो विश्व में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों या मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है उनमें पाया जाता है। सामान्य तौर से मैं बता दूं आपको कि 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के और 60 डिग्री अक्षांश के मध्य में ही विश्व की अधिकतर जनसंख्या है वो निवास करती है। इसी तरीक़ा से दूसरी स्थिति हम देखें तो देख लो कि जैसे कोई स्थान समुद्री तट के निकट है और कोई स्थान महाद्वीपीय क्षेत्रों में आंतरिक भागों में है। तो जो समुद्र तटीय क्षेत्रों के निकट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मानवीय निवास योग्य जो दशाएं हैं वो अधिक पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो भी उपयुक्त होगी, वहाँ का परिवहन जो साधन है वो भी उपयुक्त होगा और बाकी जो दशाएं हैं जैसे कृषि वगैरह है, उपजाऊपन है वो भी होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या है वो अधिक मिलेगी, जबकि जो महाद्वीप के आंतरिक भाग है वहाँ पर जलवायु है वो शुष्क होगी समुद्री जलवायु के बजाय। साथ में ही यहाँ पर जो परिवहन के साधन हैं वो भी इतने विकसित नहीं हो पाएंगे, समुद्री परिवहन विशेष तौर से। तो इसकी वजह से समुद्र से जैसे जैसे हम आंतरिक महाद्वीपों की ओर जाएंगे तो वहाँ पर जनसंख्या है वो कम होती जाएगी। इसलिए हमने ज़्यादातर यदि जनसंख्या भूगोल का हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो समुद्र के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, समुद्र तट से यदि हम औसत दूरी माने तो औसतन 500 किलोमीटर तक की जो दूरी है उसी में अधिकांश जनसंख्या है वो निवास करती है, जबकि जो आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्र में उनमें जनसंख्या कम पाई जाती है। नेक्स्ट है
उच्चावच। उच्चावच आपको सामान्य तौर से बता देता हूँ कि उच्चावच जो शब्द है, जैसे कहीं ऊंचा नीचा है, इससे आप समझ सकते हैं एक तरीक़ा से कि उच्चावच हमारे भौगोलिक शब्दावली है, जिसमें हमारे धरातल पर कहीं पर तो पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर घाटी है, कहीं पर पहाड़ है और कहीं पर समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो इन ऊंचे नीचे भूभागों में जो धरातलीय या भूआकृति है, इन भूआकृतियों का मानवीय निवास की जो दशा है उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ये मानवीय निवास को या जनसंख्या वितरण और घनत्व को भी प्रभावित करती है या निर्धारित करती है। जिसके तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे संपूर्ण भूसतह का 41% है वो मैदानी भूभाग है, अर्थात मैदानी जो भूभाग है वो संपूर्ण धरातल का 41% है। तो ज़्यादातर जो मैदानी भूभाग है वो नदियों से निर्मित हुए हैं और नदियों में आप जानते हो कि ये जो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इस उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ पर फसल है या पैदावार है वो अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से जो अधिकांश जनसंख्या है विश्व की, वो विश्व की जनसंख्या मैदानी भूभागों में या नदी घाटियों द्वारा निर्मित जो मैदानी क्षेत्र है उन्हीं में अत्यधिक मात्रा में निवास करती है, अर्थात अधिकांश जनसंख्या घनत्व है वो मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ है या बीहड़ युक्त दुर्गम क्षेत्र है, इन दुर्गम क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण है वो अपेक्षिता कम पाया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु है वो भी किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं को निर्धारित करती है, प्रभावित करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मानवीय निवास के योग्य जो दशाएं हैं वो भी निर्धारित होती हैं। जलवायु का वितरण भी जनसंख्या के बिखराव का प्रभावित करता है, अर्थात कहीं पर जैसे जलवायु है वो अधिक है, कहीं पर अनुकूल जलवायु है, कहीं पर प्रतिकूल जलवायु है। उदाहरण के तौर पर जैसे शीत जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु। इस प्रकार की जो जलवायु है वो मानवीय निवास के प्रतिकूल रहती है, जबकि मध्य अक्षांशों की जो जलवायु है, जिसे हम उपोष्ण जलवायु या शीतोष्ण जलवायु कहें, तो ये मानवीय निवास के योग्य जलवायु है। तो इसीलिए मरुस्थलीय जलवायु, शीत जलवायु और भूमध्य रेखीय जलवायु में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है, जबकि मध्य अक्षांशों के अंतर्गत उपयुक्त मानवीय योग्य जलवायु पाए जाने के कारण जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है जल आपूर्ति। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास ने भी कहा है कि जल एक ऐसा निष्ठुर है तत्व है जो मानवीय विकास के लिए या मानवीय निवास के लिए अनुकूल दशाएं निर्धारित करता है, क्योंकि हम सामान्य तौर से जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो जहाँ पर आपको जल की आपूर्ति हो जाएगी वहाँ पर हर कोई निवास करना चाहेगा, जबकि जहाँ पर जल की आपूर्ति नहीं है वहाँ पर कोई भी निवास नहीं करना चाहेगा। तो इसी से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जहाँ जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर जनसंख्या है वो सघन हो जाती है, जबकि जहाँ पर जल का अभाव होता है वहाँ से जनसंख्या विस्थापित हो जाती है और उस क्षेत्र में कम हो जाती है जनसंख्या और कहाँ चले जाएगी, जहाँ पर जल आपूर्ति होगी। तो इस तरीक़ा से जल भी एक ऐसा कारक है, अर्थात जल की आपूर्ति भी ऐसा कारक है जो जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को विश्व के परिप्रेक्ष्य में प्रभावित करता है या निर्धारित करता है। नेक्स्ट है मिट्टियाँ। किसी भी क्षेत्र की जो मृदाएँ हैं वो भी वहाँ के जनसंख्या घनत्व को या वितरण को प्रभावित करती हैं। जैसे मृदा की जो प्रकृति है, उपजाऊपन है, ये ऐसे घटक हैं मृदा के जो किसी भी क्षेत्र की जो कृषि के विकास है उसको निर्धारित करती है, क्योंकि मानव को खाद्यान्न की आपूर्ति अपेक्षित है या ज़रूरी है। और जब खाद्यान्न आपूर्ति कब होगी, जब वहाँ पर मृदा है वो उपजाऊ होगी। तो जिन जिन क्षेत्रों में मृदा है वो उपजाऊ होगी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक कृषि विकास के कारण अधिक होगा, जबकि जिन क्षेत्रों में मृदा है वो धीरे धीरे कम उपजाऊपन आता जाएगा, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अर्थात उदाहरण के तौर पर जैसे जलोढ़ मृदा है, इसी में अंकित किया है, जैसे
जलोढ़ मृदा जिसे हम काप मिट्टी भी कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में अधिक उपजाऊ मिट्टी है ये, और अधिक उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, इसकी वजह से यहाँ पर कृषि का जो विकास है वो अच्छा होता है, और अच्छा होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जबकि इसी के विपरीत जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, और मरुस्थलीय मिट्टी वाले क्षेत्रों में या कम उपजाऊ वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व है वो कम हो जाता है। अब नेक्स्ट, तो हमने अब तक देखे हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक या भौतिक कारक, जिनके अंतर्गत नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 उच्चावच, नंबर 3 जलवायु, नंबर 4 जलापूर्ति, और नंबर 5 मिट्टियाँ या मृदाएँ। अब भौतिक कारक के बाद में या भौगोलिक कारक के बाद में नेक्स्ट मुख्य कारक है तो अभी तक हमने जो भौगोलिक कारक है उनका विस्तार से विश्लेषण किया है। अब हैं आर्थिक कारक। तो जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, जिनकी वजह से कहीं पर अधिक जनसंख्या घनत्व है और कहीं पर कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो नंबर 1 है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन भी एक ऐसा कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में सामान्य जो परिस्थितियाँ हैं वो तो भले ही अनुकूल है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर मानवीय निवास के योग्य जो दशा हैं उनके विपरीत होने पर भी यदि खनिज संसाधन है वो वहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, तो खनिज संसाधन की वजह से क्या है, रोजगार की जो संभावना है वो अधिक प्रबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर या तो खनन कार्य से ही रोजगार मिल जाएगा या फिर कोई भी उद्योग है वो विकसित हो जाएगा, और उद्योग या खनन कार्य विकसित होने से उस क्षेत्र में जनसंख्या है वो बाहरी क्षेत्रों से आकर के बसने लगेगी, और जब बाहरी क्षेत्रों से जनसंख्या आकर बसेगी तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व या वितरण है वो अधिक हो जाएगा, जबकि बाकी जो क्षेत्र है उनमें कम हो जाएगा। तो खनिज संसाधन है वो भी किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है शक्ति के साधन। तो शक्ति के साधनों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से पढ़ते आए हैं कि जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, खनिज तेल है, कोयला है, ये शक्ति के मुख्य संसाधन है। और ये जहाँ पर जैसे पेट्रोलियम निकल रहा है या पेट्रोलियम से जो उद्योग विकसित हो रहे हैं, इसी तरीक़ा से चाहे खनिज तेल निकल रहा है, गैस निकल रही है, कोयला निकल रहा है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, इनके उद्योग जो कारखाने हैं या उद्योग है उनको चलाने के लिए, परिवहन साधनों के संचालन के लिए वहाँ पर क्या है, श्रम की आपूर्ति हेतु मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है, और ये मानव श्रम है वो बाहरी क्षेत्रों से आकर के यहाँ पर आप्रवासित हो जाता है और यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है यातायात। जिन क्षेत्रों में परिवहन साधनों की सुविधा है वो उपलब्ध हो जाती है या सुगम परिवहन सुविधा होती है, वहाँ पर जनसंख्या है वो अधिक विकास करती है, जिसकी वजह से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जबकि जहाँ परिवहन साधनों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है वहाँ पर मानवीय पहुँच है वो दूर हो जाती है और जनसंख्या घनत्व वो कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि मैदानी क्षेत्रों में यातायात के साधनों का विकास, जैसे सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, इनका विकास अच्छे से सुगम तरीक़ा से हो जाता है, जबकि इसके विपरीत पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में वो यातायात के साधनों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। और जब अच्छे से नहीं हो पाता है तो यहाँ पर जनसंख्या की निवास हेतु जो दशा है वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है, तो यातायात है वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। यातायात के हम एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं मुख्य रूप से परिवहन के प्रमुख कारक के अंतर्गत एक मुख्य कारण मैंने व्यक्त किया है कि जैसे समुद्र तटीय भागों में अत्यधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदरगाह है या परिवहन के साधन है,
चाहे समुद्री बंदरगाह है, यहाँ समुद्री बंदरगाह होने की वजह से जल परिवहन का विकास होता है और बाहरी जो माल है वो आता जाता है या विदेशी व्यापार होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानव श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। कई तरह की कंपनियाँ हैं, उनके विकसित होने की संभावना रहती है और जनसंख्या अधिक हो जाता है। इन्हीं के साथ साथ में इन तटीय क्षेत्रों में जब बाहर से माल आता है तो उनको आंतरिक भूभागीय क्षेत्रों में माल को परिवहन करने के लिए यातायात के जो साधन है या परिवहन मार्ग है उनका विकास करना आवश्यक तो हो जाता है, जिससे समुद्र तटीय क्षेत्रों के आसपास का जो भूभाग है, चाहे आंतरिक हो, उसमें भी जो परिवहन का अच्छा विकास हो जाता है और जनसंख्या है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है। और अच्छी जनसंख्या विकसित होने से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व या वितरण है वो अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक उन्नति। आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में जनसंख्या के भरण पोषण हेतु रोजगार, कृषि आदि कारकों की अनुकूलता पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर भुखमरी एवं बेरोजगारी की समस्याएं नहीं पाई जाती। तो जहाँ पर भुखमरी बेरोजगारी नहीं है वहाँ पर क्या है, जनसंख्या विकास अच्छा हो जाता है और अच्छे जनसंख्या विकास की वजह से वहाँ पर जनसंख्या घनत्व वो भी अधिक पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि चाहे यूएसए है, जर्मनी है, कनाडा है, ब्रिटेन है, इनके ऐसे जो क्षेत्र हैं जो आर्थिक रूप से उन्नत है, उन क्षेत्रों में तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि जो बाकी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आर्थिक रूप से उन्नति नहीं है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व वो कम पाया जाता है। अब आर्थिक कारक और भौगोलिक कारक होने के बाद में नेक्स्ट मुख्य कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। समाज एक प्रमुख संगठन है जिसके बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि हम जहाँ भी हमारा मानवीय निवास होता है तो मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने की वजह से आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हमारा भावनात्मक, सामाजिक, संगठनात्मक लगाव हो जाता है और जिससे हम हमारे अस्तित्व को या मनुष्य का जो अस्तित्व है वो भी बना रहता है। तो हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज है, धर्म है, धार्मिक विश्वास है, वो भी हम लोगों के या जनसंख्या का जो दृष्टिकोण है उसको निर्धारित करता है। तो जैसे एक ही धर्म के लोग एक क्षेत्र में मिल जाएंगे, दूसरे धर्म के लोग दूसरे क्षेत्र में मिल जाएंगे, और मान के चलो हमारे जातिवाद है, धार्मिक दृष्टिकोण है, इनसे परे हम देखें तो जो सामान्य स्थिति होनी चाहिए, परंतु संसार के अंतर्गत ऐसा असंभव पाया जाता है। तो एक ही धर्म के लोग होने पर वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा, जबकि विभिन्न धर्मों के लोग होने पर वहाँ पर यदि सामाजिक सद्भाव है तो ही जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा, अन्यथा वहाँ पर राजनीतिक विद्रोह या सामाजिक विद्रोह या धार्मिक विद्रोह होने की संभावना रहती है और जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी कम होने की संभावना रहती है या कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि धार्मिक विश्वास, भौगोलिकता के कारण ही एशिया के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो भाग के देश हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि है वो अधिक पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, इनमें आपको बता दें कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम जनसंख्या है, जबकि जहाँ पर विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं तो वहाँ पर क्या है, जनसंख्या है वो कम है। तो ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है जो धार्मिक या सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। हर कोई ये चाहता है कि हम सुख शांति से हमारे जीवन यापन करें। किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो सुख शांति और सुरक्षित महसूस रहना चाहती है, परंतु जहाँ पर शांति, असुरक्षा, ये दोनों एक साथ मिलना संभव नहीं है, और जहाँ पर शांति नहीं है वहाँ पर लोग कम निवास करेंगे और जहाँ पर शांति है वहाँ पर लोग अधिक निवास करना चाहेंगे। जहाँ पर असुरक्षा है वहाँ से लोग वापस दूसरी जगह जाना चाहेंगे और जहाँ पर सुरक्षा है वहाँ पर लोग रहना चाहेंगे। तो ये ऐसे कारक हैं जो कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या वितरण है, घनत्व है, उसको प्रभावित करते या निर्धारित करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि विश्व के अंतर्गत जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दक्षिणी अफ्रीका है, इनमें यहाँ पर श्वेत नीति, गोरा काला वाली जो
प्रजाति भेदभाव या नस्ल भेद की जो नीति है वो निर्धारित है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या है वो कम पाई जाती है और इनसे यहाँ पर राजनीतिक विद्रोह भी होता रहता है। इनके साथ साथ ही जैसे दूसरे तौर से हम देखें तो विश्व के अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो राजनीतिक रूप से अस्थिरता वाले क्षेत्र हैं। जैसे हमारे पश्चिमी एशिया के ज़्यादातर मुस्लिम जो देश हैं उनमें राजनीतिक अशांति और अस्थिरता पाई जाती है, जिनकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। जबकि सुरक्षित और शांत क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। तो जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है या विद्रोह है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएगी, और जहाँ पर राजनीतिक शांति है, राजनीतिक विकास है, सुख शांति है, वहाँ पर जनसंख्या वितरण है, घनत्व है वो अधिक पाया जाएगा। तो राजनीतिक कारक भी ऐसे मुख्य कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष, विश्व जनसंख्या वितरण व घनत्व में पाए जाने वाली विभिन्नता हेतु अब तक हमने जो मूल कारक हैं जैसे भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक है, उनका हमने विश्लेषण किया है। और यही मुख्य कारक है जो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण और घनत्व को निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। यदि किसी क्षेत्र विशेष में ये कारक हैं, इनका स्वरूप यदि बदल जाता है तो वहाँ का जो जनसंख्या का वितरण का या घनत्व का जो प्रतिरूप है वो भी बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आज कहीं पर भौगोलिक रूप से मानवीय निवास हेतु अच्छी दशाएं उपयुक्त है तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा। मान के चलो 10 साल बाद में किसी भी कारणवश परिस्थितिवश वहाँ की भौगोलिक दशाएं वो चेंज हो जाती है तो वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप है वो भी बदल जाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो मानवीय जो सभ्यता है ज़्यादातर नदी घाटियों में विकसित हुई है। जिससे हमारे यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो यहाँ पर कभी पूर्ण रूप से फल फूलित या अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाली सभ्यताएं थी, परंतु कोई भी जो कारण हुआ ज़्यादातर जैसे बड़ा बताया जाता है कि सिंधु नदी में बाढ़ की वजह से जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई। तो आज हम देखते हैं वहाँ पर बिल्कुल ही जनसंख्या नहीं है। तो इस तरीक़ा से किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि कोई कारक है, भौगोलिक कारक हो, चाहे आर्थिक कारक हो, चाहे सामाजिक कारक हो, चाहे राजनीतिक कारक हो, उसका जैसा स्वरूप बदल जाता है उसी तरीक़ा से वहाँ पर जनसंख्या वितरण का और घनत्व का जो स्वरूप है वो भी बदल जाता है या पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से आशा रखता हूँ कि आज हमने जो विश्व की जनसंख्या वितरण और घनत्व का विस्तार से विश्लेषण किया है इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे और इन कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे। धन्यवाद।